चलिए देखते हैं। हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है 3, 5, 7, 8, 11, 11, 15 एंड 14। इस श्रेणी का यानी कि सीरीज का 25वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका 25वां टर्म ज्ञात करने के लिए बोला। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, एपी। तो एपी में है तो एपी का कुछ कंडीशन होगा, कुछ और भी होता है। जैसे इसका अलग जो भी सीरीज है, सभी सीरीज का कुछ खासियत होता है। तो उन सभी खासियत के आधार पे हम उसको अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि फ़िलहाल तो एपी पढ़ रहे हैं, तो एपी पढ़ रहे हैं तो हमें हमारे लिए और भी आसान है कि ये सीरीज एपी में होना चाहिए। तो एपी का मतलब क्या होता है, पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2d होगा, फिर इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस जो है क्या होता है, समान अंतराल में बढ़ते जाता है। यहाँ पर देखेंगे पहले 3 है, 3 और 2 5, चलिए ठीक है। 5 और 2 7, चलिए ठीक है। लेकिन 7 के बाद 1 बढ़ा 8, कुछ गड़बड़ है। 8 के बाद 3 बढ़ा, उसके बाद फिर सेम उतना ही लिख दिया, फिर 4 बढ़ा, फिर क्या है, 1 माइनस और हो गया। इसका मतलब ये तो एक सीरीज हो नहीं सकता है। तो पहले इसको हम जज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्टरनेट देख करके, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15। तो इसके बाद वाला 3 7 11 15, इस तरह से है सीरीज। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, 5 है, फिर 8 है, 8 के बाद 11 है, फिर 14 है। ये हमारे पास दूसरा सीरीज है। बोला कि इसका 25वां पद। तो अगर हम इसमें 12 पद ले लेते हैं और इसमें 12 पद ले लेते हैं, टोटल कितना होगा, 24। तो 25वां पद इसमें जाएगा। यानी कि ये जो सीरीज है पहला वाला, उसका 13वां टर्म 25वां पद। यानी कि फर्स्ट वाला जो सीरीज होगा, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 11 13 15 17 19 21 23 और 25 हो जाएगा। यानी कि ये जो टर्म होगा वो फर्स्ट वाला जो सीरीज यहाँ पे बनेगा उसका एक पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें इसका ये जो सीरीज है इसका 13वां टर्म, 12 तो यहाँ पे था, और ये जो 25वां जो होगा वो 25वां इसका 13वां टर्म होगा ना। यानी कि हमारे पास कंडीशन हो गया 3 7 11 15 13वां पद ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन हो गया, अब ये शॉर्ट होकर के ये हो गया। इसमें तो आसानी से निकाल सकते हैं। 13वां पद यानी कि T13। तो T13 का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 3, n माइनस 1 13 है, तो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, और गुना डी का वैल्यू, तो 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15, डी का वैल्यू 4 हो गया। तो ये 3 प्लस 12 चौके 48, तो इसका वैल्यू कितना होगा 51। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को जज करने की आवश्यकता होती है कि आखिर इसमें पूछा क्या है, और जो पूछा है क्या वो डायरेक्ट है। अब तक हम वैल्यू देख रहे थे, जैसे अब तक इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे थे, ये एक सीरीज है, इसका 13वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले उसे सॉल्व करके ये सिंप्लीफाई करना पड़ता है। हम इस चीज़ को हम जज कर लेते हैं, ये जज करने के बाद हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है। यानी कि इसमें 11 पदों का सम है, यानी कि S11 जो है वो उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है, यानी कि S19 के बराबर है।
और उसके बाद बोला कि प्रथम 30 पदों का योग, यानी कि S30 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले S11, तो S11 का मतलब क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है सम के लिए। यहाँ भी सम का वही फॉर्मूला चलेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, तो जब यहाँ पे 11 पद का बात कर रहे हैं यानी कि इसका वैल्यू 11 होगा, तो 11/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए के बारे में यानी कि उसका जो पहला टर्म है ये तो हमें नहीं पता है, तो चलिए 2a लिख दिए प्लस n-1, तो 11 माइनस 1 कितना 10 होगा, तो हो जाएगा 10d। यहाँ पे हो जाएगा 19 और बट्टा में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18d। अब इससे हमें सॉल्व करना, 2 से पहले 2 को हटा लेते हैं, ये हो जाएगा 11 दूना का 22a प्लस 110d बराबर 38a प्लस 18 गुना 19, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 18 9 162, आगे बचा 16, 18 1 18, 18 से 24 10 34, 342, ये डी होगा। अब ये बड़ा है तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो इसको इस ओर लेकर के आना होगा, S19, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 20a 22a है और यहाँ पे 32a, इसको इस ओर लेके जाएंगे तो 16a होगा, और इसको इस ओर लेकर के आएंगे तो ये माइनस 342 में से 110 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 232। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 38a में से अगर 22a को अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा 16a, 22 और 6 28 10 38 से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 320d माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस 232d होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और, सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कोई नंबर से कटने वाला होता, 2 से तो कटेगा, ये हो जाएगा कितना 8, तो हो जाएगा 116, फिर ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 29। तो इस तरह से हम ये देखें कि 2a इज इक्वल टू माइनस 29d। अब इसे हम ले करके चले तो 2a माइनस 29d, सॉरी माइनस आकर के यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से ये आया कि 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 0। इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आया कि 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 0। तो अब इस टर्म को, ये जो गिवन डाटा है, ये जो गिवन डाटा था, इस डाटा से हम इस डाटा को कैलकुलेट किए। अब इसका यूज़ हम आगे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि ये डाटा वहाँ से गेन किए, इस डाटा को ये डाटा हमें प्राप्त हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है S30 का वैल्यू, समानांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योगफल। तो S30 का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो n/2 यहाँ पे हम लिख लिए, ये है 2a प्लस n-1, तो 30 माइनस 1 29 और ये डी। यहाँ पे देखिए 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा।
तो इसके साथ जो भी कुछ गुना होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि S30 जो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए था, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से जो भी डाटा दिया हो, जो भी कंडीशन यहाँ पे आपके पास शेयर करता है कि ये कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है एक अननोन टर्म के बारे में बात करेगा। तो जो गिवन कंडीशन होगा, जैसे 11 पदों का और 19 पदों का योग, तो उन दोनों को हम इक्वल करके S11 को और S19 को इक्वल करके इससे एक कंडीशन ले लिए। यहाँ पे एक डाटा हमें मिल गया, एक वैल्यू मिल गया, और फिर जो पूछा उसमें जब उसको हम यूज़ करेंगे, मतलब इसका जो वैल्यू यहाँ पे जो भी कंडीशन है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू आया था, तो यहाँ पे जो 2a + 29d = 0 है, तो ये वैल्यू को हम इसमें यूज़ करेंगे, इस कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, और यूज़ करके हम ये वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये, 300 एवं 600 के बीच 3 से विभाज्य संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। तो 300 और 600 के बीच बोला है, यानी कि 300 से बड़ा लेकिन 600 से छोटा। 3 से कटने का अगर हम बात करें तो 3 से 300 आराम से 100 बार में कट जाएगा, लेकिन ये 300 तो नहीं। यानी कि जब ये 300 कट गया तो उससे 3 अधिक वाला संख्या, यानी कि 303 जो होगा वो 3 से कटने वाला होगा। 303 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 306 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास संख्या होगा। और ये लास्ट वाला टर्म, ये 600 भी 3 से पूरा पूरा कटने वाला है, तो इसका मतलब है कि इससे 3 कम भी जो होगा, यानी कि 597, ये भी 3 से कटने वाला होगा। अब उसका तरीका देख लेते हैं। 7 और 9 16, 16 5 21, इसका सम कितना है, 21, और 21 3 से कटने वाला होता है। तो विभाज्यता की जांच में जो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी ऐसा संख्या जिसका अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे तो हम चेक कर लिए। चलिए हम ये देखें कि पहला संख्या मेरा 303 है, दूसरा 306 और मेरा अंतिम संख्या जो है वो 597 है। तो बताइए कि वो जो संख्याएं हैं, विभाज्य संख्या है, उसका संख्या कितना है, यानी कि वो कितनी संख्या है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, और ये अंतिम है, यानी कि Tn जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, ये तो फॉर्मूला होता है। Tn का वैल्यू हो गया 597, a का वैल्यू है 303, n - 1 हमें नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, लेकिन d का वैल्यू तो पता है, ये 3 वाला होगा। इसको इस ओर लेकर के जाएंगे तो 597 - 303 = n - 1 × 3। अब इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 3 घटेगा तो 4, 9 यहाँ पे पूरा हो गया, 5 में से 3 गया तो 2, ये 3 को यहाँ पे लेकर के चले आएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, और ये n - 1 होगा। अब ये देखना है कि 3 से कितना टाइम में कटेगा। तो 3 9 27, 2 4 24, 3 8 24, यानी कि n - 1 का वैल्यू जो है वो 98 है। तो n का वैल्यू कितना होगा, ये यहाँ से वहाँ जाएगा तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो 98 एंड +1 कितना हो जाएगा, 99, n = 99। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, 99।